हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थात ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, जिसका जो कालक्रम है आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम इसके बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, जिसका कालक्रम कहाँ से कहाँ तक है तो आपका 1818 से लेकर 1830 तक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बैकग्राउंड। ठीक है, यदि इसको हम लोग जान लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि राघोजी जो द्वितीय था, अर्थात रघुजी द्वितीय था। ठीक है, जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ था, उनकी जो मौत हुआ था, तब वह अपने भाई बैंकोजी भोसले को, ठीक है, किसके लिए नियुक्त किया था? तो ये छत्तीसगढ़ में शासक आप लोग शासन करें, वहां की शासन व्यवस्था को आप संभालेंगे, इसके लिए वेंकोजी भोसले को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। अब जैसे ही वेंकोजी भोसले के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जैसे ही इनकी मौत हो जाती है, तब उपरांत क्या होता है? तब उपरांत जो रघुजी द्वितीय का जो हमारा बेटा होता है, जिसका नाम होता है परसोजी भोसला। क्या होता है? परसोजी भोसला। अब परसोजी भोसला को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है कि आप राजा बनेंगे। ठीक है, परंतु होता क्या है, परसोजी भोसला जो होता है ये बहुत ही कमजोर शासक बने थे, अर्थात इनकी जो बुद्धि है उतना आपको तीव्र देखने को नहीं मिल पाएगी, बहुत ही कमजोर थी। ठीक है, इसीलिए शासन जो व्यवस्था थी इसको इसके हाथों में देना लोगों को वहां पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि शासन व्यवस्था परसोजी भोसले को दे दिया जाता, वो भी एक कमजोर शासक को, तब की स्थिति में जो छत्तीसगढ़ का जो शासन व्यवस्था है, जो नागपुर का जो शासन व्यवस्था है, पूर्ण रूप से क्षति हो जाता। ठीक है, तो भविष्य को देखते हुए, दूरदर्शी सोच को लेते हुए ही इस कदम को यहाँ पर रोका गया। और परसोजी भोसले के जो चाचा हैं, जिसका नाम है हमारा अप्पा जी, क्या नाम है? अप्पा जी। तो अप्पा जी को यहाँ पर एजेंट के रूप में चुना गया, अर्थात एजेंट मतलब कि परसोजी भोसले के का जो भी शासन व्यवस्था होगा वो हमारे अप्पा जी साहब संभालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बैंकोजी भोसले जो कौन था? तो बैंकोजी भोसले रघुजी द्वितीय का भाई था। ठीक है, और जो परसोजी भोसले कौन है? तो रघुजी द्वितीय का बेटा है। इसको ध्यान दीजिए, कंफ्यूज ना होइए। ओके, तो ये असक्षम होने के कारण जो शासन व्यवस्था अप्पा जी के हाथ में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, अप्पा जी जो भोसले था बहुत ही एक लालची स्वभाव का था, बहुत ही स्वार्थी था, अपने बारे में सोचता था, न कि जनता के बारे में सोचता था। उसका मेन उद्देश्य यही होता था कि अधिक से अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो। इसी कारण उन्होंने जो सूबेदार जो था बीकाजी गोपाल के कालांतर में जो भी सूबेदार हुए उसको तुरंत हटा दिया गया, क्योंकि उसको अपनी इच्छा अनुसार राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। ठीक है, इसीलिए इसके शासनकाल में सूबेदारों की नियुक्ति को अस्थिरता का परिचायक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, हमने पढ़ चुके इसके बारे में। ठीक है, तो शासन व्यवस्था को यहाँ पर इसके हाथों में ना, इसके लिए अप्पा जी भोसले ने यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की सहायता मांगी। ठीक है, तो अंग्रेजों की जैसे ही सहायता मिली तो अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, तो उस समय अंग्रेज जो थे हमारा लॉर्ड हेस्टिंग साहब थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अप्पा जी भोसले को के साथ एक संधि किया। क्या किया? संधि किया। कब किया? तो मई 1816 में एक संधि हुआ, उसे हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम जानते हैं? सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ओके, तो सहायक संधि जैसे ही इन्होंने अपनाया, तब भी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर मैं आपको, जब आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ोगे सहायक संधि के बारे में, जिसका स्टार्ट आपका लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। तो जब सहायक संधि की शर्त क्या था? तो सहायक संधि का शर्त यही था कि जो राज्य सहायक संधि के तहत संधि करता है, तब की कंडीशन में वहां जो सेना जो रखी जाएगी वो आपका अंग्रेज का सेना वहां पर रखी जाएगी, और अंग्रेज की जो सेना वहां पर रखे जाने के दौरान ही जो भी उनका जो खर्चा होगा, जो भी उन पर एक्सपेंडिचर होगा, अर्थात सेना पर जो भी व्यय लगेगा, उसका जो भुगतान है अंग्रेज नहीं करेंगे, बल्कि इसका भुगतान स्वयं वह राज्य करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अनुबंध यहाँ पर किया जाता था। ठीक है,
अब क्या हुआ, जैसे ही नागपुर के जो भोसला था, जो एजेंट था, जो हमारा अप्पा जी भोसले थे, तो अप्पा जी भोसले ने मई 1816 में सहायक संधि अपना लिया था। तब की स्थिति में क्या हुआ कि अंग्रेज इसके दरबार में, इसके राज्य में यहाँ पर सेना यहाँ पर रखने लगे। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर सेना रखा तो अब अंग्रेजों का जो निगाह था ये आपका अप्पा जी भोसले पर था। इसी कारण जो अप्पा जी भोसले वह अपना साम्राज्य को ज्यादा बढ़ा नहीं सका, अर्थात दूसरे राज्यों को अटैक नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की सेना पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत एक और प्रबंध था कि जो भी आपको आक्रमण भी करना होगा तो आप अंग्रेज की पहले अनुमति लेंगे, उसके पश्चात भी आप आक्रमण करेंगे, अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो एक प्रकार का यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत अप्पा जी भोसले जो थे यह अपना साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाए, अर्थात उनका जो राज्य का जो विस्तार था वो अवरुद्ध हो गया, वो रुक गया। ओके, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये हमारा सहायक संधि के बारे में हो गया। अब जैसे ही यह संधि अपनाया तब क्या हुआ, तब हमारा फरवरी 1817 में क्या हुआ, फरवरी 1817 में ही परसों जी जो भोसले था उसकी यहाँ पर मौत हो गई। ठीक है, अब माना जाता है कि अप्पा जी भोसले ने ही परसा जी भोसले को एक प्याले में जहर देकर इनकी हत्या कर दिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इनके इसके पीछे कुछ न कुछ कारण अंग्रेज भी होंगे, उसमें भी शामिल होंगे। तो ये जो अप्पा जी भोसले था ये षड्यंत्र कर परसा जी भोसले को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है, अब शासन में से किसके हाथों में आ गया, तो अब शासन में से आपके अप्पा जी भोसले के हाथों में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक रोमांचक मोड़ देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए, अप्पा जी भोसले अब क्या हो गए, नागपुर के भोसला के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, अब बाद में अप्पा जी भोसले को यह एहसास हुआ कि मैंने जो संधि किया है बहुत ही एक प्रकार का खराब संधि किया है। ठीक है, जिसके कारण मैं अपने जो किया हूँ उसको सुधारना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा। किसने? तो आपके अप्पा जी भोसले ने। तो अप्पा जी भोसले ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उस समय आपका क्या था, उस समय आपको पता होगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, यह जो बाजीराव जो था यह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लग रहा था। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेज को कुछ भी करके अपनी शक्ति के अनुसार इनको यहाँ से खड़ेर देंगे और साम्राज्य हमारे हाथों ही होगा। अर्थात बाहरी जो व्यक्ति हैं उस पर हम लोग, भारत पर या फिर जो क्षेत्र है उस पर हम लोग कब्जा करने नहीं देंगे, बल्कि हमारा ही शासन में से संभाला जाएगा। अर्थात जो भारत के जो निवासी हैं उनके द्वारा ही शासन में से संभाला जाएगा, अर्थात पेशवा के द्वारा ही। ठीक है, तो इन सब के जो उद्देश्य के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय ये बहुत लंबे समय से अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कार्यों में लगे हुए थे। किसके विरुद्ध? तो आपके अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, अब जैसे ही पता चला कि अप्पा जी भोसले को कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय हैं ये अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपना कुछ युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्पा जी भोसले ने सोचा यही एक अच्छा समय है जिसके बदौलत हम अंग्रेजों के साथ एक अच्छा सा उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अप्पा जी भोसले अब मिल चले हमारे पेशवा बाजीराव के साथ। ठीक है, ओके। अब जैसे ही मिल गए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या हुआ, एक अलग से मोड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था कि पहले आपका अप्पा जी भोसले ने अंग्रेजों का साथ दिया, कालांतर में क्या हुआ कि अप्पा जी भोसले अब स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, अब पेशवा बाजीराव द्वितीय साथ मिल गए। ठीक है, अब जैसे ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ अप्पा भोसले ने मिला तो पेशवा के द्वारा इसे सेना साहब की उपाधि दिया गया। ठीक है, क्या दिया जाएगा? सेना साहब की उपाधि दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में एक युद्ध होता है, तो होता है जिसे हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में आपका दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो मराठा युद्ध वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब अंग्रेज जो होते हैं वो अप्पा जी भोसले के साथ आते हैं। ठीक है, और अप्पा जी भोसले के साथ आपका फिर से युद्ध होता है इनके साथ। ठीक है, तो इनके साथ जो युद्ध होता है वह आपका नवंबर 1817 में होता है। कब होता है? नवंबर 1817 में होता है। तो युद्ध का नाम क्या है? तो आपका सीतावल्दी का युद्ध। ठीक है, सीतावल्दी का युद्ध होता है।
ध्यान दीजिए इस युद्ध को। इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज और अप्पा जी भोसले के मध्य यह युद्ध संपन्न होता है, और इस युद्ध जैसे समाप्त होता है तो अप्पा जी भोसले पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही अंग्रेज जीत जाते हैं तो नागपुर का जो शासन व्यवस्था था वे अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, उस समय आपका जो नाम था जो अंग्रेज का, उसका नाम था हमारा जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस अब क्या करते हैं, अब नागपुर को संभालते हैं, सत्ता को संभालते हैं। ठीक है, नागपुर संघ जेनकिंस कौन था, तो ये हमारा ये ब्रिटिश का एक प्रकार का रेजिडेंट था, उसी के अंतर्गत ये हमारा काम करता था जेनसिंह। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही सीतावली युद्ध में अंग्रेज लोग जीतते हैं तो सत्ता हमारा नागपुर का जेनसिंह के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अप्पा जी भोसले को उनकी गद्दी से उनको हटा लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही जेनसिंह यहाँ पर नागपुर में आते हैं तो जेनसिंह जो होते हैं वे चाहते हैं कि जो भी शासन व्यवस्था होगा वो आपका रघुजी द्वितीय का जो नाती था उसका नाम था रघुजी तृतीय। क्या नाम था, रघुजी तृतीय। इसको शासन व्यवस्था संभालने के लिए आ जाएगा। ऐसा किसने बोला, तो आपका जेनसिंह साहब ने बोला। ठीक है, फिलहाल अभी तक इतना ही जानिए। ठीक है, अब हम लोग अप्पा जी के बारे में देखें तो अप्पा जी जैसे ही पराजित हुए, उस गद्दी से हटा लिया जाता है, तब भी कंडीशन में अप्पा जी भोसले जो होते हैं वे अपना बदला को, अपना प्रतिशोध की भावना को बहुत ही आग की तरफ भड़काते हैं, और ये किसके शरण जाते हैं, तो ये राज्य के गोंड शासकों के पास जाते हैं। इसके पास गोंड शासक के पास शरण लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही गोंड के साथ यहाँ पर शरण लेते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं कि, और उनको उकसाते हैं कि आप भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करो, कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारे हित के काम नहीं करते हैं, हमेशा वो हमारे प्रति विरोध की भावना ही रखते हैं, और उनका जो मेन उद्देश्य है कि साम्राज्यवाद करना, अर्थात अपने शक्ति का विस्तार करना, वहां पर एक और कब्जा करना, यही मेन उद्देश्य है। तो ऐसा बातों को कहकर यहाँ पर अप्पा साहब जो भोसले जो होते हैं ये गोंड शासक के पास जाते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं कि आप अंग्रेज विरोधी कार्य करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे यह बात पता चलता है कि ये अप्पा जी भोसले जो है गोंड शासक के शरण में जाते हैं, वहां पर उनकी मदद लेना चाहते हैं, तब भी कंडीशन जो अप्पा जी भोसले जो होता है उसको यहाँ पर कैद कर लिया जाता है। आपका मार्च 1818 की बात है। ठीक है, मार्च 1818 की बात है जब इसको यहाँ पर कैद कर लिया जाता है। ठीक है, किसको था, हमारा अप्पा जी भोसले को। जो अप्पा जी भोसले जो होता है उसको इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिया जाता है, और बोला जाता है कि अप्पा जी भोसले जो हैं आप पर अपना कैदी जीवन यहाँ पर व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही उनको इलाहाबाद के लिए रवाना किया जाता है उसको दंड देने के लिए, तो जैसे ही वो जबलपुर पहुंचते हैं तो अप्पा जी भोसले अपने सूझबूझ अपने दिमाग लगाकर वह वहां से भाग जाता है, और जैसे ही भाग जाता है तो वह जबलपुर से होते हुए महादेव पहाड़ी की ओर चले जाता है, फिर से गोंड राजाओं की शरण में चला जाता है। कहां पर, गोंड राजाओं की शरण में। ठीक है, फिर से गोंड राजाओं की शरण में आते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात बाद में क्या होता है कि जो अप्पा जी भोसले जो होते हैं असीरगढ़ से होते हुए लाहौर चले जाते हैं। बाद में अप्पा जी भोसले का 1840 में मौत हो जाता है। कब होता है, तो आपका 1840। ठीक है, तो 1840 में मौत होता है, परंतु ब्रिटिश संरक्षण अधीन में जो मराठा होते हैं इसके कालक्रम में इनकी गणना नहीं की जाती, क्योंकि अब अप्पा जी भोसले जो है इन सब शासन व्यवस्था से कहीं और दूर चले गए। ठीक है, इसलिए इसकी गिनती नहीं की जाती। ठीक है, तो ये अप्पा जी भोसले का यहाँ पर कालक्रम खत्म होता है। ठीक है, उनकी यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अब बात आती है हमारे रघुजी तृतीय, है ना, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट जेनसिंह ने कहा था कि आपका रघुजी द्वितीय का जो नाती है रघुजी तृतीय को ही यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने को दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिटिश शासन अधीन जो मराठा जो थे उसकी पृष्ठभूमि थी। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो इससे किसी भी प्रकार का सवाल यदि बनता है तो आप बखूबी से इसको उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने इसका पृष्ठभूमि अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बारी आती है ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा काल के मराठों के बारे में। ठीक है, कालक्रम कहां से कहां तक है बताइए, 1818 से लेकर 1830 तक। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको जो रघुजी द्वितीय जो था, ठीक है, उसकी मौत हुआ। मौत होने के पश्चात कौन बना,
तो आपका परसोजी भोसले को यहाँ पर चुना गया कि यही शासन में से संभालेगा। परंतु क्या हुआ था, ये बहुत ही कमजोर हो गया था। तो कमजोर होने का इनका जो चाचा था जिसका नाम था अप्पाजी भोसले, ठीक है, अप्पाजी भोसले को यहाँ पर चुना गया। परंतु अप्पाजी भोसले ने यहाँ पर बेईमानी काम किया, ठीक है, अपने ही राज्य को बेच दिया। किसके हवाले? तो अंग्रेजों के हवाले, ठीक है। तो इसका पलायन होते हुए 1840 में इसकी मौत हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर? तो ये हमारे असीरगढ़ होते हुए लाहौर पहुंच जाते हैं और वहीं बाद में उनकी क्या होती है, मौत हो जाती है, ठीक है। अब इनके बाद जो शासन में से संभालने वाले हैं वो कौन संभालेगा? तो रघुजी द्वितीय के जो नाती जो होता है, उनके जो पोता जो होता है, उनका नाम था रघुजी तृतीय, ठीक है। ये इनको संभालना था शासन व्यवस्था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि अप्पाजी भोसले के समय क्या होता है। नवंबर 1817 में युद्ध होता है सीताबल्दी का, जिसके तहत शासन व्यवस्था नागपुर का जेनकिंस के हाथ आ जाता है, ठीक है। अब जेनकिंस ने सोचा कि अब शासन व्यवस्था रघुजी द्वितीय के पोता रघुजी तृतीय को देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इन्होंने सोचा कि इसको शासन में संभालना चाहिए, परंतु हुआ क्या था कि रघुजी तृतीय जो था ये बहुत ही कमजोर था, ठीक है, बहुत ही कमजोर था। कमजोर होने के साथ साथ ये हमारा अल्पायु था, ठीक है, मतलब बच्चा था। पहले क्या था? बच्चा था, अल्पायु था, मतलब इसमें इतनी समझ नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि यह अपना शासन व्यवस्था को बखूबी रूप से सब चला सके, ठीक है। तो ये कमजोर होने के कारण जेनसी ने सोचा यदि ये नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा, ठीक है। तो बहुत ही विचार विमर्श करने के पश्चात जेनकिंस ने सुझाव दिया यदि हम लोग शासन व्यवस्था किसी और के अधीन कर देते हैं तो शासन व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी और वह हमारे अकॉर्डिंग काम भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तब क्या होता है कि रघुजी तृतीय के जो शासन व्यवस्था को यहाँ पर एक डील होता है। क्या होता है? हमारा डील होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं जेनकिंस की घोषणा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? जेनकिंस की घोषणा कब होता है? तो यह आपका होता है 1818 में, मई 1818 में होता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण घोषणा होता है। घोषणा यह होता है कि रघुजी तृतीय के अल्प आयु तक जो शासन व्यवस्था जो होगा वो हमारा जेनकिंस के अधीन जो भी एक अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा। और वह अधीक्षक कौन होगा? तो वह अधीक्षक कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश अधीक्षक होंगे। और ब्रिटिश अधीक्षक ही आपका रघुजी तृतीय के बड़े होने तक, है ना, जब तक कि उनमें उसके अंदर कुछ क्षमता न जाए कि वह अपना शासन व्यवस्था संभाल सके, तो उतना क्षमता आने तक, बड़े होने तक शासन व्यवस्था जो संभालेगा वह हमारा ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा संभाला जाएगा। कब तक? जब तक कि यह बड़े ना हो जाए तब तक, ठीक है। यह घोषणा यहाँ पर किया गया। यह भी बोला गया कि जैसे ही रघुजी तृतीय बड़े होते हैं, उनकी जो क्षमता बढ़ जाती है, यदि वो लोग कैपेबल हो जाते हैं कि शासन व्यवस्था हम लोग चला सकते हैं, तब भी कंडीशन में जो ब्रिटिश अधीक्षक जो होगा वह पुनः अपने पद से हट जाएगा। अब पूरा जो शासन व्यवस्था है वो आपको रघुजी तृतीय को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही घोषणा हमारा मई 1818 में रेजिडेंट जेनकिंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जेनकिंस के घोषणा के अनुसार शासन व्यवस्था किसके हाथों आ गया? तो ब्रिटिश अधीक्षक के हाथों में आ गया, ठीक है। अब हम लोग ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में क्रमानुसार जानकारी ले लेते हैं कि कब कब उनके बीच में क्या क्या उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, हमारा छत्तीसगढ़ को प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, तो वो आपका कैप्टन एडमंड था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके समय यह अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बहुत अच्छा उपलब्धि नहीं हासिल कर पाता, क्योंकि यह शुरुआती तौर पर था और उसे मालूम नहीं था कि शासन में से किस तरह से संभाला जाए जिससे कि लोगों का भलाई कर सके, ठीक है। मतलब बहुत ही उतना उपलब्धि आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। फिलहाल इसके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था, वह था आपका डोंगरगढ़ जमींदार के द्वारा विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके खिलाफ? तो आपका ब्रिटिशों के खिलाफ ही यहाँ पर आंदोलन किया गया था, ठीक है। जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं तब, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको। यदि हम लोग
इसके जो कैप्टन एडमंड के हम देखिए इसका समय देखें तो 1818 काल संभाला, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि इस दौरान अप्पा जी भोसले साहब जो थे ये हमारा जीवित थे, मरे नहीं थे। उनकी मृत्यु कब हुई? 1840 में हुई। यहाँ पर जिंदा थे ये। तो अप्पा जी भोसले के द्वारा ही डोंगरगढ़ के जमींदार को यहाँ पर प्रेरणा दिया गया, उनको यहाँ पर उनको फोर्स किया गया कि आप ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के विरुद्ध आप वहां पर कुछ विद्रोह करेंगे। क्यों विद्रोह करेंगे? क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आपका यहाँ पर शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर विद्रोह करना है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा विद्रोह किया गया। अब कैप्टन एडमंड साहब जी जो हैं वो अपना कूटनीतिक रूप से यहाँ पर क्या करते हैं, डोंगरगढ़ के पास स्थित ही खैरागढ़ के जो जमींदार होते हैं उसकी सहायता लेते हैं, ठीक है। अब खैरागढ़ के जो जमींदार होते हैं उस समय कौन थे? तो हमारे टिकैत राम थे। कब थे? टिकैत राय। खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय जी थे। तो ये जो खैरागढ़ के जो जमींदार थे इसको उन्होंने अपने साइड मिला लिया, ठीक है। और अपने साइड मिलाने के पश्चात डोंगरगढ़ के जो जमींदार थे उसका विद्रोह उन्होंने रोकने का काम किया, ठीक है। और जैसे ही यह अपना सहयोग प्रदान करते हैं अंग्रेजों को, तो डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा किए जाने वाला जो विरोध होता है वो रुक जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी खुशी में जो कैप्टन एडमंड साहब जी होते हैं, जो ब्रिटिश अधीक्षक जो होते हैं, खैरागढ़ के जमींदार को पुरस्कार स्वरूप डोंगरगढ़ की जमींदारी को भी इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कैप्टन एडमंड के समय एक महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिलेगी। ओके, डोंगरगढ़ जमींदार के द्वारा जो विद्रोह होता है उस घटना के कुछ समय पश्चात ही आपका एडमंड साहब जी का मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है तो अगला जो हमारा जो ब्रिटिश अधीक्षक है उसका नाम था कैप्टन एग्न्यू, ठीक है। ब्रिटिश अधीक्षक कौन बना? तो कैप्टन एग्न्यू। इसके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्यकाल था ये हमारा 1818 से लेकर 1825 था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैप्टन एग्न्यू से बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि इन्होंने जो राजधानी जो रतनपुर हुआ करता था, इन्होंने चेंज कर दिया, हमारा रतनपुर से लेकर रायपुर चेंज कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? रायपुर किया गया। कब किया गया? तो 1818 में किया गया, ठीक है। यह महत्वपूर्ण घटना हो गई। इसके साथ साथ कैप्टन एग्न्यू ने यह भी काम किया कि जो परिगणों की जो संख्या थी, कितनी थी पहले? याद कीजिए आप लोग, 27 हुआ करती थी, परंतु इसने इसकी संख्या घटाकर कितना कर दिया गया? 8 किया। कितना किया? 8। अब इससे क्या हुआ? जो कमी की इसके कारण, अब जो परिगणों की संख्या जिसने जो कमी की, इसके बदौलत क्या होगा कि जो खर्चा जो होते होंगे 27 जो परिगणना थी उसमें खर्चा कम होगा, और जो भी कार्य की जो गति होगी वो भी बहुत सरल होगी, न कि जटिल होगी, ठीक है। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया। यदि हम 8 परिगणों की बात करें तो कौन कौन सा था? तो वह आपका था धमतरी था, ठीक है, रतनपुर था, रायपुर था, राजरो था, दुर्ग था, खरोद था, आपका नवागढ़ था। इसी के साथ आपका धमदा था। ये हमारा 8 क्या हो गया? टोटल 8 परिगणना हो गई। इसी में इन्होंने विभाजित किया था, और इन 8 के पश्चात एक और परिगणना की निर्माण किया गया जिसका नाम था हमारा बालोद। ये हमारा 8वां परिगणना था जिसका निर्माण कैप्टन एग्न्यू साहब ने किया था, ठीक है। अब परिगणनाओं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 27 परिगणना में से सभी को यहाँ पर विभाजित किया गया था, ठीक है। परिगणना जो हुआ करता था, अब परिगणना का मेन काम क्या था? कि राजस्व की वसूली करना। जो कार्य जो हुआ करते सभी जो कार्य सुगम रूप से हो जाए, सरल रूप से हो जाए, ये काम था। तो परिगणना का जो प्रमुख था उसे बना गया कमाविजदार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कमाविजदार, ठीक है जी। जो कि क्या हुआ करता था? अभी परिगणना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो हमारे क्या हो गया? ये राजनीतिक प्रयास हो गया। किसका? तो हमारा ये प्रयास हुआ आपका एग्न्यू साहब का, ठीक है। परिगणों की जो विभाजित किया उसको यदि देखा जाए तो हमारा ये आर्थिक प्रयास है। क्या प्रयास है? आर्थिक प्रयास, ठीक है। यदि हम उसको विभाजित करके पढ़ें तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए इसको आप लोग इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो परिगणना के आप नियुक्ति किया गया,
तो परगना के यहाँ पर सर्वोच्च प्रमुख का नियुक्ति किया गया यहाँ पर, जिसका नाम कमाविजदार रखा गया। ठीक है, इसकी सहायता के लिए भी यहाँ पर और से अधिकारी भी नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसका क्या नाम था, यदि देख सकते हैं तो पर आपका अमीन हो गया। ठीक है, अमीन के साथ साथ आपका जो पड़िया हो गया। अमीन और पड़िया की भी नियुक्ति किया गया। क्यों किया गया, तो कमाविजदार की जो कार्य है उसको सहयोग प्रदान करने के लिए अमीन या फिर पड़िया का यहाँ पर नियुक्ति किया गया। किसके दौरान, तो आपका कैप्टन एग्न्यू के समय के दौरान। ठीक है, तो आर्थिक प्रयास के दौरान ये सब काम किया गया, जिसके कारण जो भू राजस्व की जो स्थिति थी, ध्यान दीजिए, इसके समय आपको बृहद देखने को मिलेगी, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि हम लोग बात करें 1818 की, इसके कार्यकाल की शुरुआत में इसकी जो राज्य की जो राजस्व थी ये लगभग आपका 3 लाख था। कितना था, 3 लाख। परंतु 1825 में यही राजस्व प्राप्ति कितना हो गया, यही आपका 4 लाख के बराबर हो गया, लगभग 4 लाख हो गया। तो जो राजस्व में जो वृद्धि का जो कारण था, इसमें से आपका परगनों की संख्या में जो कटौती की गई थी, जो संख्या घटाई गई थी, यह भी एक मेन कारण है, जिससे कारण यहाँ पर राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन सा कारण था जिससे कारण जो राजस्व में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ओके, देखिए यहाँ पर के साथ साथ एग्न्यू साहब जी ने क्या किया था, किसी भी किसान को लगान देने के लिए, ठीक है, उसको 3 किस्तों में बांटा था। कितने किस्तों में, 3 किस्तों में। 3 किस्त कौन कौन था, कि पहला जो किस्त था वह पूरा उपज का आधा भाग देना होगा आपको। ठीक है, दूसरा जो किस्त था वह 1/4 भाग था। तीसरा जो किस्त था ये भी हमारा 1/4 भाग था। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा टोटल किस्त देना पड़ता था 3 किस्तों में। ठीक है, जिसके कारण जो किसान जो थे उसको लगान देने के लिए, कर देने के लिए बहुत अधिक मशक्कत नहीं करना पड़ता था, बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही किस्तों का विभाजन किया गया था तो राशि जो हुआ करती थी, यदि मान लेते हैं कि 100 रुपया देना होगा यदि एग्न्यू साहब को, ब्रिटिश अधिकारी को। ठीक है, तो पहला किस्त कितना होगा, पहला किस्त तो आपको देना होगा 50 रुपया। दूसरा किस्त की बात करें 25 रुपये होगा। तीसरा किस्त की बात करें तो भी 25 रुपये होगा। इससे लोगों को क्या फायदा होगा कि डायरेक्ट उसको 100 रुपए देना नहीं होगा, डायरेक्ट उसको 100 रुपए देना नहीं होगा, बल्कि किस्त तौर पर। ठीक है, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मतलब पहले 50 रुपया, फिर 25 रुपया, फिर 25 रुपया, अर्थात उसको डायरेक्ट जो बोझ होता है प्रकार का पैसों का वह कम पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको जबरन का 100 रुपया देना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो राशि जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो फायदा हुआ आपका जनता का ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक मेन कारण था जिसके कारण आपको राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगा। ओके, इसी के अनुरूप देखा जाए कि जो उपज जो लगान जो हुआ करता था, ठीक है, ये किस आधार पर लिया जाता था, तो यह जो लगान जो लिया जाता था, यह आपका जो साधन कितना है, किसान का साधन कितना है, मतलब उस कृषि कार्य जो कर रहा है उसका साधन की जो संख्या कितना है, कितना वो सहयोग से कर रहा है, कितना वो कठिन से कर रहा है, इसके आधार पर यहाँ पर लगान यहाँ पर एक प्रकार का तय किया जाता था। इसी के साथ साथ उपज में जो हमारा जो किसान प्रगति दिखा जाता था। ठीक है, प्रगति कैसे कर रहा है, मतलब उपज का जो पैदावार हो रहा है वो अच्छा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके आधार पर भी यहाँ पर लगान को तय किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जमीन का क्षेत्र भी देखा जाता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर निश्चित कर लिया गया था। इस प्रकार का मापदंड के अनुसार ही हम लोग लगान को यहाँ पर तय करेंगे, उसी आधार पर आपको यहाँ पर लगान देना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप लोग कोई गरीब आदमी है और उसके पास जमीन का जो क्षेत्र है बहुत ही कम है, मान लेते हैं कि वो आधा एकड़ है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास जो जमीन की जो क्षेत्रफल है वो आपका 5 एकड़ है। ठीक है, ये 5 एकड़ को भी 100 रुपए देना तय है, और आधा एकड़ वाला किसान को भी 100 रुपए देना तय है। तब की स्थिति में जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी, आधा एकड़ वाले को होगी। तो क्या आप ही सोचिए, आधा एकड़ वाला
क्या 100 रुपये तुरंत उसको दे सकता है? ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये प्रकार यहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी किसानों के लिए, जिसके पास भूमि की जो क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया यहाँ पर तय कर दिया गया कि जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर ही यहाँ पर लगान को तय किया जाएगा। यदि जिसके पास कम एकड़ है तो वह कम पैसा देगा। मान लो यहाँ पर आधा एकड़ है तो ये हमें 20 रुपए देगा। तो इस आधार पर यहाँ पर तय किया गया, जिसके कारण ये भी एक प्रकार का राजस्व में वृद्धि या फिर आर्थिक स्थिति मजबूत होने का भी एक प्रकार का आपको कारण देखने को मिलेगा। ओके, यदि ग्राम स्तर में बात करें, ठीक है, ग्राम स्तर में क्या हुआ करता था? आपका गोटिया हुआ करता था। क्या? गोटिया हुआ करता था। ठीक है, अब गोटिया का यहाँ पर बोला गया कि आप गोटिया हो, इसलिए आप जो गांव का जो लगान जो वसूली करोगे ये आपका दायित्व है। ठीक है, और जैसे ही अपना काम करेगा गोटिया, तो गोटिया को ही कुछ पुरस्कार स्वरूप उसको भूमि को दान में दिया जाता था, जिसके कारण जो गोटिया जो होता था वह अपना जो कमाई है, अपना जो मेहनत का जो कमाई जो लगान को वसूली कर रहा है, उसके बदले भूमि दान किया जाता था आपका अंग्रेजों के द्वारा, जिससे भी गोटिया को यहाँ पर किसी प्रकार का असंतुष्टि का सामना न करना पड़े, वो संतुष्ट रहे। गोटिया संतुष्ट है, उसको अच्छा सा पैसा मिल रहा है, भुगतान की तरफ उसको भूमि का दान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात संतुष्ट ही होगा। यदि ये संतुष्ट होगा तो ये भी अंग्रेजों के प्रति विश्वास के साथ लगानों की वसूली करेगा। जितना भी लगान जो होगा वह अपना पूरा विसत्यता के साथ उस लगान को अंग्रेजों के पास यहाँ पर देगा। ठीक है, मतलब कि काम के बदले उसको कुछ देना, इस प्रकार नीति भी आपका आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारा एग्नू जो मिस्टर एग्नू के जो दौरान आर्थिक व्यवस्था में किया गया फिर करवाया गया एक महत्वपूर्ण क्या है प्रयास था, जो कि आपका राजस्व में वृद्धि देखने के कारण है। ठीक है, तो ये इस सब प्रयास को हम लोग एक अच्छा प्रयास मान सकते हैं, जिसके कारण आपका जो भू राजस्व जो व्यवस्था था पहले की तुलना में आपको बृहद देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम लोग इसके साथ साथ जो एग्नू जो था, इन्होंने सबसे पहले जो ध्यान दिया ये प्रोडक्शन में ध्यान दिया, अर्थात जो इन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बोला, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने को बोला। यदि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है जो लोग क्या होंगे, समर्थवान होंगे, उनको अलग से रोजगार की प्राप्ति हुई, आय का सृजन भी होगा, तो लोग क्या होंगे, खुश भी होंगे क्योंकि उनको उनकी रोजगार की प्राप्ति हुई है। तो ये भी इनके कार्यकाल के दौरान आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने उत्पादन को बहुत ही एक प्रमुखता से बल दिया था कि लोगों को बोला था कि आप ये सब काम करो। ठीक है, तो ये था हमारा एग्नू के बारे में, जो कि आपका आर्थिक प्रयास देखा हमने और आपका राजनीतिक प्रयास भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग एग्नू के समय कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम लोग एग्नू के समय विद्रोह की बात करें तो आपको तो पता है वो कि 1825 में क्या हुआ था, परल गोद का विद्रोह हुआ था। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जब काकतीय वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग परल गोद का विद्रोह पढ़े थे, जिसका जो नेता था वो हमारा गेन सिंह था। ठीक है, अब परल को विद्रोह कारण क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध आपको विद्रोह करना, अर्थात अंग्रेजों की जो आगमन जो हुआ था उन क्षेत्र में उसके विरुद्ध उनको हटाना, के विरुद्ध विद्रोह करना था। ठीक है, तो इसी के समय जो एग्नू साहब जो थे, ठीक है, इन्होंने इस विद्रोह को शांत करवाया था। ठीक है, इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं। ओके ओके, इसके साथ साथ देखिए एक और विद्रोह हुआ था, इस सोना खान के जो हमारा रामा राय का विद्रोह हुआ था। ठीक है, रामा राय का विद्रोह, सोना खान के जमींदार थे रामा राय, उनका विद्रोह इसके दौरान हुआ था। इसको ध्यान दीजिए कब हुआ था, तो यह आपका 1819 में हुआ था। ठीक है, इसके दौरान क्या हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके पश्चात जो सोना खान जो हुआ करता था, यह सोना खान जो जमींदारी हुआ करता था यह ब्रिटिश के अधीन आ गया, ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ठीक है, जिसके कारण जो सोना खान के जो जमींदार था रामा राय, ये बहुत ही बौखला गया कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो इसी का बदला लेने के लिए रामा राय ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है कि मराठा शासन काल में दो प्रकार की भूमि हुआ करती थी, पहला हमारा खालसा हुआ करती थी, दूसरा जमींदार हुआ करती थी। और खालसा पर नियंत्रण किसका था, तो आपका मराठा का था, परंतु मराठा यहाँ से जा चुके थे, तो जो अधिकार किसके पास हो जाएगा, आपका ब्रिटिशों के पास हो जाएगा। तो खालसा की भूमि पर यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया गया। किसने किया, तो आपका रामा राय ने किया। ठीक है, अब यह बात किसको पता चला, तो आपका मिस्टर एग्नू को पता चला।
ठीक है। अब मिस्टर इग्नू कहाँ पर है, तो यह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मिस्टर इग्नू ने बताया नागपुर के जो हमारा रेसिडेंस था जिसका नाम था जेनकिंस, इसको बताया, ठीक है, कि ऐसा से विद्रोह हो रहा है, आप कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है। अब मिस्टर इग्नू ने आपका जेनकिंस को बताया और दोनों का सूचना कहाँ भेजा गया, तो आपका ब्रिटिश कंपनी के पास भेजा गया कि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में इस तरह से आपको विद्रोह कर रहे हैं रामाराय साहब जी, अब कुछ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी ने भेजा आपका मार्क्सन को भेजा, ठीक है। ये हमारे कैप्टन थे, अंग्रेज कैप्टन थे मार्क्सन, ठीक है। अब मार्क्सन ने क्या किया, अब गए सोना खान के पास, ठीक है। अब दोनों के मध्य क्या होना था, युद्ध होना था, तो कैप्टन मार्क्सन और रामाराय के बीच युद्ध हुआ। जैसे युद्ध हुआ तो रामाराय की जो सेना थी परास्त हो गए, ठीक है। जैसे ही परास्त हो गए तो रामाराय बाद में क्या, बाद में किसी प्रकार का अंग्रेजों का विद्रोह नहीं कर पाए, उनको युद्ध करने के विचार भी नहीं लाए, ठीक है। अब पूर्ण से त्याग गए कि अब हमने जितना प्रयास किया वो बहुत कर लिया, अब सोना खान की जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसा रामाराय ने मान लिया और 1821 2 साल पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इग्नू के शासनकाल में जो रामाराय का विद्रोह भी यहाँ पर दबा लिया जाता है, किसके द्वारा, तो यह कैप्टन मार्क्सन के द्वारा, और किसके कार्यकाल में, तो आपका मिस्टर इग्नू के कार्यकाल में, ओके। अब कैप्टन इग्नू साहब जी होते हैं, ठीक है, ये जो परलकल्च का विद्रोह होता है, ठीक है, विद्रोह समाप्त होते ही, परलकल्च का विद्रोह समाप्त होते ही ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात जो शासन व्यवस्था जो संभालेगा वो अगला ब्रिटिश अधिकारी होता है जिसका नाम था हंटर, जिसका कार्यकाल हमारा 1825 है, ठीक है। परंतु इसका कार्यकाल बहुत ही अल्प समय तक रहता है, कोई आपको उतना ज्यादा उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो बस इतना यानी कि इसके पश्चात हंटर होता है, ठीक है। हंटर के पश्चात आपका आता है सेंडिस, कौन आता है, सेंडिस ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है जी। इसका यदि कार्यकाल की बात करें तो हमारा 1825 से लेकर 1828 तक रहता है। सेंडिस के समय बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका जो कामकाज जो है, सरकारी जो कामकाज है, यह आपका अंग्रेजी भाषा में कर दिया जाता है, ठीक है। अर्थात अब जो कामकाज जो होगा वो आपका अंग्रेजी भाषा के अनुरूप ही होगा। इसके साथ साथ अंग्रेजी कैलेंडर भी नियुक्ति यहाँ पर लागू किया जाता है। इसके पहले जो कैलेंडर जो हुआ करते थे यह आपका हिंदी कैलेंडर या फिर मुस्लिम कैलेंडर चलता था, ठीक है। परंतु अब इसके कार्यकाल के दौरान यह भी लागू किया जाता है, ठीक है। इसके दौरान आपको एक संधि भी देखने को मिलेगी, वह संधि था 1826 का, ठीक है। 1826 के मध्य क्या, 1826 में क्या होता है, सेंडिस और आपका रघुजी तृतीय के मध्य, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि रघुजी तृतीय जो था ये बहुत ही छोटा था, अल्प आयु था, परंतु जैसे जैसे 1826 आया तो इनके मध्य एक करार होता है और इस करार में बोला जाता है कि रघुजी जो तृतीय हैं यह नागपुर का जो प्रशासन है इसको ये संभालेंगे, नागपुर का प्रशासन संभालेंगे, कौन, हमारा आपका रघुजी तृतीय संभालेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। परंतु नागपुर के अधीनस्थ जो विभाग होंगे और रघुजी तृतीय यहाँ पर नहीं संभालेंगे, अर्थात नागपुर का जो प्रशासन है यह एक ट्रायल के तौर पर इसको संभालेंगे, कौन, हमारा रघुजी तृतीय के द्वारा, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ नागपुर का प्रशासन यहाँ पर दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन दिया नहीं जाता है, ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारे प्रकार के यहाँ पर अनुबंध होता है किसके दौरान, तो आपका सेंडिस के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। तो इसके कार्यकाल में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके कार्यकाल में एक और घटना होता है, वह होता है कि बस्तर और करोल एक राज्य होता है उस समय का, इनके मध्य सुलह कराने का जो दायित्व है, जो श्रेय है, यह आपका सेंडिस साहब को ही जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होता था, उस समय यहाँ पर आए दिन
खून खराबी, लूटपाट की घटनाएं हमेशा हुआ करती थी, जिसके कारण जो बस्तर जो राज्य था, करोल जो राज्य था, यहाँ पर आपको अशांति का माहौल बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस्तर के जो लोग थे ये करोल में जाकर यहाँ पर आए दिन लूटमार करते थे, लूटपाट करते थे, चोरी डकारी करते थे। ठीक है, एक दूसरे के जो राज्य के लोग थे ये एक दूसरे के यहाँ जाकर लूटपाट, चोरी डकारी, फिर मारपीट के यहाँ पर करते थे, यहाँ पर दंगा मचा चुके थे। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों के मध्य यहाँ पर जो सुलह करने का काम जो किया, जो शांति वैसे जो शांति बहाल करने का जो काम किया, वह जाता है आपका सेंडिस को ही जाता है। ठीक है, जब सेंडिस ने ये सब देखा कि बस्तर जो करोल जो राज्य है यहाँ पर हमेशा अशांति का माहौल बना हुआ रहता है, इसलिए सेंडिस महाशय ने यह सूचना किसको दिया, यह सूचना गवर्नर जनरल को भेजा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ कदम उठाइए। ठीक है, तब गवर्नर जनरल जो ने एक घोषणा किया, यदि आप लोग इसी तरह से अपना जो दंगा फैलाएंगे, इसी तरह से अशांति का माहौल अपने राज्य में बनाए ही रहेंगे, तब की स्थिति में आपका जो अधिकार है इसको हम समाप्त कर देंगे, उसमें अपना अधिकार वहां पर जमा लेंगे। इसलिए आप ये सब बंद करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसने कहा, तो आपके गवर्नर जनरल के द्वारा यह सब कहा गया। ठीक है, तो ये सब बातें बस्तर और करोल के जो राजा थे इनको अच्छी तरह से लग गई और गवर्नर जनरल के जो आदेश उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बस्तर और करोल के जो राज्य थे वहां पर अशांति और दंगा का जो फसाद था, जो विवाद था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो यह आपका सेंडिस के समय सब देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए इसके पश्चात सेंडिस के बाद हमारा आता है आपका विल्किंसन। ठीक है, इसका भी कार्यकाल सिर्फ एक ही वर्ष है, इसलिए आपको किसी प्रकार का उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगा। 1828 में आता है आपका विल्किंसन। इसके पश्चात आया है हमारा तो ब्रिटिश अधीक्षक सेंडिस के कार्यकाल के बाद इसका आगमन होता है। ठीक है, किसी विशेष प्रकार की उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका शासनकाल केवल एक वर्ष के लिए ही था। ठीक है, ओके। इसके पश्चात विल्किंसन के पश्चात जो आता है हमारा लास्ट जो होता है ब्रिटिश अधीक्षक, वह है हमारा क्रॉफर्ड। क्या है हमारा? क्रॉफर्ड। इसका शासनकाल है 1828 से लेकर 1829, एक साल तक। ठीक है जी, ध्यान दीजिए क्रॉफर्ड के समय एक महत्वपूर्ण समझौता होता है किसके बीच? क्रॉफर्ड और रघुजी तृतीय के बीच समझौता होता है। ठीक है, कब होता है? तो यह आपका सन 1829 में होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है? तो एग्रीमेंट में यही कहा जाता है कि जो रघुजी जो तृतीय हैं, इन्होंने नागपुर का जो सत्ता था उसको सेंडिस के समय नागपुर का जो क्षेत्र है उसको प्रशासन को संभालने के लिए दे दिया गया था। ठीक है, इसको पता है आपको कब दिया गया था? तो 1826 में दिया था। ठीक है, अब 1829 में क्या होता है? इसी समय अर्थात क्रॉफर्ड के समय ही होता है, 1829 में समझौता हुआ होता है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है यह भी आपका रघुजी तृतीय के हाथों में आ जाता है। ठीक है, अर्थात नागपुर के अधीनस्थ जो भी भूभाग हैं वो आपका रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो शासन व्यवस्था है रघुजी तृतीय शुरू करते हैं। ठीक है, अर्थात इस समय रघुजी तृतीय जो थे ये क्या हो गए? बड़े हो गए। जो कि अल्प आयु थे ये क्रॉफर्ड के समय बड़े हो गए और शासन व्यवस्था इनके हाथों में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह से जेंकिंस साहब ने मई 1818 में घोषणा किया था कि रघुजी तृतीय के अल्प आयु तक ही हम लोग अपना यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण देंगे। किसको? मराठा शासन को। जैसे ही रघुजी तृतीय बड़े हो जाएंगे तब हम ब्रिटिश संरक्षण जो मराठा को दे रहे हैं उसको हम लोग वापस कर लेंगे। ठीक है, तो यह घोषणा यहाँ पर परिपूर्ण होता है और इस घोषणा को पूरा करते हुए ही शासन व्यवस्था रघुजी तृतीय को यहाँ पर दे दिया जाता है। ओके, तो यह हो गया हमारा ब्रिटिश संरक्षण अधिनियम मराठा के बारे में, जो कि आपका 1818 से लेकर 1830 तक चला। ओके, यह समाप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण हट जाता है। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय तो छत्तीसगढ़ नागपुर सब मिल जाता है। ठीक, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा पुनः भोसला शासन, जो कि आपका 1830 से लेकर 1854 तक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।